दिसंबर 2003 महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला के एक छोटे से गांव नांदोस के जंगल में एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया गया जिसे सुन के आज भी लोग कांप उठ जाते हैं। खून से भरी गोनियां रैंडमली स्प्रेड अक्रॉस द नांदोस जंगल। 10 लाशें जिसमें से 2 छोटे बच्चों की थी। सबने सोचा पैसे बरसेंगे, लेकिन बरसी सिर्फ मौत। What exactly was the term पैशाचा पाऊस? कौन थे ये खूनी जो बच्चों को तक मौत के घाट उतार रहे थे? किसने रचा ये खूनी खेल और कैसे हुई इन 10 बेकसूर लोगों की हत्या? स्वागत है आपका एक नई केस स्टडी में। मेरा नाम है टडूम और मैं आपको ले जाने वाला हूँ उन कहानियों के बीच जो दुनिया भूल चुकी है या भूलना चाहती है। नांदोस हत्याकांड। तो ये कहानी है महाराष्ट्र के स्पेसिफिकली मालवण तालुका सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव नांदोस की। जस्ट टू लेट यू नो, ये कहानी मुझे मेरे बचपन के फ्रेंड ने रेकमेंड की है जो खुद सिंधुदुर्ग मालवण से है एंड ऑल्सो आई एम फ्रॉम द सेम प्लेस लाइक सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड मेरा भी गांव वही है। सो जैसे ही मैंने इस केस के बारे में सुना मेरे फ्रेंड से, आई थॉट I should definitely do a case study and here I am. Okay, so let's get back to the topic. 20 दिसंबर 2003 को पुलिस को कॉल आता है। नांदोस गांव के कुछ रहवासी जंगल में अपने काम से जा रहे थे। अभी कैसा होता है मालवण में, पहले वी यूज टू कुक फूड ऑन चूल्हा। आई होप यू नो व्हाट चूल्हा इज़। तो ये जो गांव वाले लोग थे, ये लोग वहाँ से लकड़ियाँ तोड़ने के लिए या अपने काम से जा रहे थे और इन गांव वालों के मुताबिक उन्हें एक गोनी दिखती है जिसमें पूरा खून लगा हुआ रहता है। ये सुन के पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाती है। गोनी को चेक किया जाता है एंड गोनी में मिलती है एक लाश। पुलिस आजू बाजू के एरिया को इंस्पेक्ट करना चालू करते हैं लोकल विलेजर्स के साथ कि कोई सबूत मिल जाए या मर्डर वेपन मिल जाए या कोई लीड मिल जाए जिससे ये पता चल सके कि ये मर्डर किसने किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस को इस सर्च में एक और लाश मिलती है कुछ ही दूरी पे। इन्वेस्टिगेशन को और भी स्ट्रिक्ट किया जाता है और फिर ऐसे ही लगातार टोटल 7 लाश मिलती है ऑन द सेम डे, बट अलग अलग स्पॉट्स पे। सारे बॉडीज़ को तुरंत फॉरेंसिक के लिए भेज दिया जाता है। फिर वापस अगले दिन 21 दिसंबर को इन्वेस्टिगेशन फिर चालू होती है क्योंकि पुलिस भी शॉक हो जाती है 7 डेड बॉडीज़ मिलने के बाद एंड उन्हें भी पता चल जाता है कि ये कोई मामूली मर्डर नहीं है एंड दे आर डीलिंग विद ए सीरियल किलर। 21 दिसंबर को पुलिस को और 2 लाश मिलते हैं जो कि फुल्ली डिकम्पोज हो चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारे मर्डर्स अलग अलग टाइम पे किए गए थे। कोई बॉडी सेमी डिकम्पोज हो चुकी थी तो कोई पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी और सिर्फ हड्डियाँ बचे हुए थे उनके। काफ़ी टाइम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 29 दिसंबर को एक और लाश मिलती है एंड दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 10 डेड बॉडीज स्प्रेड अक्रॉस द नांदोस जंगल। 2003 का भारत, जहां अंधविश्वास और काला जादू पे लोग अंधा भरोसा करके ऐसी गलतियां कर बैठते थे जिनका अंजाम बहुत डरावना होता था एंड इन सम केसेस द आउटकम वाज डेथ। पुलिस को सर्च के दौरान काफ़ी चीज़ें मिले जैसे कपड़े, पर्स, बैग्स और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लू, एक डायरी। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में लोग छोटी सी डायरी रखते थे जिसमें कॉन्टैक्ट्स, एड्रेस और अनेक इम्पॉर्टेंट नोट्स रहा करते थे। तो ये जो डायरी थी, उस डायरी में भी ऐसे ही कॉन्टैक्ट्स थे एंड उस पर जो नाम लिखा था वो नाम था केरूबाई नानाजी माड़ी। केरूबाई जो कि नवी मुंबई वाशी का रहने वाला था। केरूभाई माड़ी के फैमिली में उसकी वाइफ अनीता माड़ी और उसके 2 प्यारे बच्चे थे, संजय जो कि 10 साल का था और राजेश जो कि 8 साल का था।
केरूबाई के 2 भाजी के स्टॉल थे जहां वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक केरूबाई ने मल्टीपल लोगों से पैसा उधार लिया हुआ था। इन्हीं उधार से परेशान होकर केरूबाई माड़ी को एक ऐसे तांत्रिक के बारे में पता चलता है जो कि अपने तांत्रिक विद्या से पैसों की बारिश करवाता है। केरूबाई जो कि उधार और लोन्स के बोझ के दबाव में आकर इस तांत्रिक का सहारा लेने का सोचता है, पर केरूबाई को ये नहीं मालूम था कि जिस अंधविश्वास के राह को वो चुनने जा रहा है वो उसे और उसके फैमिली को कितना भारी पड़ने वाला था। केरूबाई की डायरी के मिलने के बाद ये पता चलता है कि नवी मुंबई पुलिस में माड़ी फैमिली के गायब होने की रिपोर्ट भी लिखवाई गई थी 1 महीने पहले, नवंबर 2003 को। और फिर जब केरूबाई की डायरी को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस को ये पता चला कि केरूबाई के कॉल हिस्ट्री के मुताबिक उसको एक नंबर से बहुत फ्रिक्वेंट कॉल आते थे। वो नंबर सिंधुदुर्ग में रहने वाले एक आदमी का था। पुलिस ने नंबर का पता लगाया और पूछताछ चालू कर दी। जिसका नंबर था उसे बुलाया गया। पहले उस आदमी ने बोला कि वो कोई इंश्योरेंस कंपनी का आदमी है एंड वो दिन भर में मतलब जैसे इंश्योरेंस के लोग होते हैं वो लोग मतलब दिन भर में बहुत सारे कॉल करते हैं, तो दैट्स व्हाट ही सेड कि मैं इंश्योरेंस का आदमी हूँ और मैं दिन भर में बहुत से कॉल करता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं केरूबाई कौन है। फिर जब पुलिस सख्ती से पेश आई तब उस आदमी ने सब कुछ उगल दिया। संतोष मनोहर चौहान का जन्म सिंधुदुर्ग के कोंकण क्षेत्र में हुआ था और संतोष बचपन से ही अपने मामा के साथ रहता था मुंबई में। वही उसने ऑटो रिक्शा चलानी सीखी और वही उसने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी बनाए। संतोष वहीं पे मुंबई में एक रामजी बाबा की सेवा करने लगा। वहाँ धीरे धीरे संतोष को समझ में आने लगा कि ये जो रामजी बाबा है ये एक फ्रॉड है, ये एक ढोंगी है और इसी फ्रॉड पे वो लाखों कमा रहा था। संतोष ने ये देखकर प्लान बनाया कि क्यों ना मैं भी एक तांत्रिक बनूं और मजबूरी में फंसे लोगों का फ़ायदा उठाऊं। कि संतोष अपने 3 साथी अमित शिंदे, योगेश चौहान और महेश शिंदे के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। उसने अपने आप को संतोष महाराज कर बताया, पैसे का बारिश करवाऊंगा ये बताकर धन वर्षा के झूठे लालच में फंसाया। संतोष अपने विक्टिम से ये कहता कि अगर वो अपने पैसे और सोना पूजा में लगाते हैं तो उसके बदले में करोड़ों की बारिश करवा देगा। यानी अगर आप अपनी संपत्ति से पूजा करवाते हो तो संतोष महाराज अपने तांत्रिक विद्या से करोड़ों की बारिश करवा सकता है। जब लोग पैसा लेकर सिंधुदुर्ग के नांदोस जंगल में पहुंचते तो उन्हें रात के अंधेरे में एक रिचुअल के लिए खड़ा किया जाता। पहले ये घोटाला छोटे स्तर पर था, लेकिन जैसे ही लोग पैसे वापस मांगने लगे संतोष और उसकी गैंग ने हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। यहीं पर संतोष अपने शिकारी रूप में आता, कभी गोली मारकर, कभी छुरी या आयरन रॉड से उनका कत्ल करता। बॉडी को टुकड़ों में काटकर गोनी में डालकर गहरी घाटियों में फेंक देता। पीड़ित लोगों को मार के संतोष ने उनके पैसे और गहनों से एक टाटा सूमो जीप और बाइक भी खरीदी थी। कुछ ऐसा ही हुआ केरूबाई नानाजी माड़ी और उसके परिवार के साथ। केरूबाई भी संतोष के बातों में आकर पैसों की बरसात करवाना चाहता था बिकॉज ऑफ हिज लोन्स, और उसी के सिलसिले में केरूबाई अपने फैमिली के साथ सिंधुदुर्ग पहुंचता है लगभग 4 लाख रुपए के साथ। वहीं पर संतोष के लोग उन्हें नांदोस के जंगल में ले जाते हैं और फिर जंगल में जाते वक्त सही मौका देखकर संतोष एक इल्लीगल गन से केरूबाई को क्लोज रेंज में शूट कर देता है। और फिर संतोष के साथीदारों ने उसकी बीवी अनीता माड़ी को भी आयरन रॉड से मारा और फिर एक किचन नाइफ से उसकी हत्या कर दी। बस इतना ही नहीं, केरूबाई के दोनों बच्चों को भी रॉड से मारा गया था। फिर एक रस्सी की मदद से उनको भी मार दिया गया एंड फिर उन लोग ने इन बच्चों के बॉडीज़ को चाकू से मल्टीपल टाइम्स टैप किया जस्ट टू बी श्योर कि वो लोग मर चुके हैं। 2003 के कुछ ही महीनों में संतोष और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर 10 लोगों की जान ले ली
और यही चीज़ इस केस को महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे खौफनाक और रूह कांप देने वाली दास्तां बना देती है। एक ऐसा क्राइम जिसमें लालच ने इंसानियत को पूरी तरह ख़त्म कर दिया और अंधविश्वास के अंधेरे ने खून से लिखी एक कहानी छोड़ दी जो आज भी मालवन के हवाओं में खौफ की तरह गूंजती है। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल नहीं है बल्कि एक सबक है। अंधविश्वास और आसान पैसों के लालच में अपनी और अपने चाहने वालों की जान जोखिम में मत डालिए। विश्वास रखिए पर अंधविश्वास नहीं, क्योंकि अंधेरे में किया गया हर फैसला सिर्फ तबाही ही लाता है। ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी के साथ आज का केस स्टडी यही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने ओपिनियंस एंड थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।